हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से। स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते थे उनको काफ़ी दिक्कतें आई हैं रिसेंटली, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑफर लेटर नहीं दे रही थी, जीटी क्लियर नहीं कर रही थी और वीज़ा सक्सेस रेट भी कहीं ना कहीं कम था। तो अभी जो करंट ट्रेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, मैं उसके लिए बात करना चाहता हूँ कि इस टाइम पे क्या एम्बेसी का रुख है, किस तरीके से वीज़ा दिया जा रहा है, किनको वीज़ा दिया जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं वो उनकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होनी चाहिए ताकि उनका सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग सके, सिंगल भी स्पाउस भी। तो स्टार्ट करेंगे जी कि अभी सक्सेस रेट क्या आ रहा है और किन यूनिवर्सिटीज़ का किस टाइप के लाइक स्टूडेंट्स का वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। सक्सेस रेट उनका अच्छा रहा है जिनके फंड्स जो हैं कम से कम 2-2.5 महीने पुराने थे, अपने और अपने फैमिली के फंड्स थे, जिसको कह सकते हैं पेरेंट्स के फंड्स थे जिनके, और जो रेलिवेंट कोर्सेज में अप्लाई कर रहे थे बिना किसी गैप के, खासकर 23 पास आउट जिनकी +2 थी, उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में, और कॉलेजेस और लेवल 2 के यूनिवर्सिटीज़ के भी रिजल्ट्स जो हैं ओवरऑल अच्छी हैं, जो कि आप कह सकते हो कि मोर देन 65-70%, जो कि किसी टाइम पे 25-30% पे रह गए थे। इसके अलावा जिनकी ग्रेजुएशन कर रखी है जिन्होंने, और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, और जिनके कम से कम 6 मंथ से सैलरी अकाउंट में आ रही थी, और जो जॉब उनकी थी जो पिछले 6 मंथ से जहाँ पे आप वो काम कर रहे थे सैलरी अकाउंट में आ रही थी, वो जेन्युइन जॉब थी। ये नहीं है कि सिर्फ कागजों में ही कंपनी थी और अकाउंट में सैलरी आनी शुरू की। जिनकी वाकई कंपनी में काम करते थे और एग्जिस्ट करती थी वो कंपनी, गूगल पे, और कोई वेरिफिकेशन अगर जिनकी हुई तो वो सही निकली, और ऐसे केसेस में वीज़ा जो हैं दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के। इसके अलावा जिनका गैप बहुत ज़्यादा था, या फिर जिनके वर्क एक्सपीरियंस सही नहीं थे, या जो फंड्स जो हैं जैसे सेम नाम के जैसे ढूंढ ढांड के इधर उधर से लगा दिए, ऐसे केसेस में जब भी फायदे लगी हैं उनके वीज़ाज नहीं आए हैं। इसके अलावा आगे की बात करें कि किस टाइप की प्रोफाइल्स के वीज़ा सक्सेस रेट अच्छे रहेंगे। +2 जिन्होंने करी है, जिनके कम से कम 2-2.5 महीने पुराने फंड्स हैं, 6 बैंड है, नॉट लेस देन 5.5 हैं, ऐसे बच्चों को कॉलेजेस मिलेंगे और कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स या नॉन मेडिकल से +2 करी है। आर्ट्स के बच्चों की दिक्कत है इस टाइम पे, जिनके 6 नॉट देन 5.5 है और फंड्स नहीं है जिनके पास पुराने, या फिर फंड्स बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत आएगी, और मेडिकल वाले बच्चों को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि मेडिकल के कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और 6 नॉट देन 5.5 पे कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती मेडिकल के स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आगे जी जो +2 जिन्होंने की है, 6 बैंड्स ईच हैं या 50 ईच हैं, ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने 23 पास आउट हैं, +2 अपन आर्ट्स से करी है, तो आपके मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स या कोई अच्छे सब्जेक्ट साथ में है तो एक्सेप्टेबल है। नहीं तो कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट 6 पॉइंट ईच के साथ आप यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मई इनटेक और जुलाई इनटेक है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मई भी इनटेक अवेलेबल है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जुलाई इनटेक अवेलेबल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जिनका तो 1 या 2 साल का गैप है, तो उनको कम से कम 3 महीने पुरानी सैलरी जो है उनके अकाउंट में आनी चाहिए। जिनका कोई गैप नहीं है, 23 पास आउट्स को अभी फ़िलहाल कोई गैप नहीं वाली कैटेगरी में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो अगर आप जुलाई टेक अप्लाई कर रहे हैं और 23 में आपने ग्रेजुएशन करी है तो कोई गैप नहीं माना जाएगा आपका। लेकिन अगर 22 पास आउट है, 21 पास आउट है, कम से कम 3 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, तो ही यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करेंगी। और अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप है तो कम से कम 5 से 6 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, तो ही यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करेंगी। इसके अलावा फंड्स की रिक्वायरमेंट वही है कि 3 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। अगर नए फंड्स हैं तो आपके पास सोर्स होना चाहिए कि फंड्स कैसे हैं, और एजुकेशन लोन है, पर्सनल लोन है, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं वो आपका दिखा रहे हैं, आपके ब्लड रिलेटिव्स में कोई भी है, तो अगर वो आपके फंड्स दिखा रहे हैं, बेशक वो इंडिया रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो वो भी आपके फंड्स जो हैं शो कर सकते हैं, वो भी फल एक्सेप्टेबल रहेंगे। लेकिन फंड्स की कोशिश कीजिए कि मोर देन 50% फंड्स आपके पेरेंट्स के होने चाहिए, या अगर आप मैरिड है तो आपके इन लॉज के फंड्स भी एक्सेप्टेबल हैं। स्पाउस की बात करें, स्पाउस केसेस में 1 साल पुरानी मैरिज है और स्पाउस की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो 3 साल का अगर डिप्लोमा, जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ग्रेजुएशन अगर नहीं की है आपने तो एक बार ज़रूर हमारी कंपनी में कांटेक्ट कीजिए, हम आपको तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है उसको कवर कर सकते हो, और किस तरीके से आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि आप स्पाउस वीज़ा इकट्ठे अप्लाई कर सको।
इसके अलावा हमारे पास काफ़ी इंतजाम है यूनिवर्सिटीज़ के, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में, जिनमें टाइम से ऑफर लेटर आ रही है और जो पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप बेझिझक होकर अपना केस हमारी कंपनी में डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम पिछले 4 से 5 महीने से केसेस नहीं पकड़ रहे थे। उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि जो केसेस इन हैंड थे हमारे लिए वो प्रायोरिटी थी कि उनको एम्बेसी में पुटअप किया जाए और उनको फरवरी इनटेक में उनको क्लियर किया जाए, ताकि फ़ाइल एक बार एम्बेसी में लग जाती है, हमारी तरफ से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो वीज़ा आना है उसमें जो भी टाइम लगना है वो लगना ही है। बट हमारा फरवरी इनटेक अभी क्लियर हो चुका है, इसलिए हम आगे के केसेस लेने के लिए अब एक्सेप्ट कर रहे हैं नए केसेस को। पहले हमने काफ़ी केसेस, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस भी हमारे पास आए, तो हमने एक्सेप्ट नहीं किए। तो हमने सबको यही बोला कि आप फरवरी में हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो अगर आप सिंगल केस या स्पाउस केस अपना अप्लाई करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस सिडनी में है, हमारा डायरेक्ट ऑफिस है। तो ये नहीं है कि आप लाइक किसी के साथ एसोसिएशन है या कागजों में जी एड्रेस दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है, वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमारा फिजिकल ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। तो अगर आप हमारे ऑस्ट्रेलिया ऑफिस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। और अपना केस जो है अगर आपने डिस्कस करना है तो हमारे ऑफिस में आप विजिट कर दीजिए। मेरे साथ डायरेक्ट का आप डिस्कस करना चाहते हैं केसेस को, तो आपकी मेरे साथ डायरेक्ट बात भी हो जाएगी। इसके अलावा हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस होने का ये फ़ायदा हो जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे अच्छे टाई अप रहते हैं, हम क्लोजली काम करते हैं। तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट को हो जाता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इंडियन एजेंट्स के साथ नहीं काम करती वो हमारे साथ यहाँ से काम कर देती हैं, और हमारे एडमिशन और जीटी जो है टाइम से प्रोसेस हो जाती है। इसलिए कोई भी आपका किसी भी तरीके से डिफ़िकल्टी आपके केस में, तो हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे उस केस को रिपेयर करके आप केस को अप्लाई कर पाओगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा वेज रेट ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम ऑस्ट्रेलिया में है, और आगे सेफ्टी वाइज भी और अदरवाइज भी एक बहुत अच्छे कंट्री में माना जाता है। अब कनाडा की अब बात करें, ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काम नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें नेचुरली फैक्टर्स हैं। यूके में भी यही सिचुएशन इस टाइम पे बनी पड़ी है। और स्पाउस केस इकट्ठे की बात करें तो यूके ने इस टाइम पे यही है कि पीएचडी जो रिसर्च के लिए जा रहे हैं वो इकट्ठे जा सकते हैं। कनाडा की बात करें तो मास्टर्स के लिए इकट्ठे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही है कि मास्टर्स, अगर आपने +2 के बाद अगर ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करिए, नॉर्मल मास्टर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस का, तो इकट्ठे आप अप्लाई करके इकट्ठे ही वीज़ा आपका लग सकता है। तो ये अच्छी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ फंड्स दिखा सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, या जो उनके कोई कोई रिलेटिव्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर वो फंड्स दिखा सकते हैं, एजुकेशन लोन दिखा सकते हैं, तो ऐसे केस में आप जो ऑस्ट्रेलिया में जाने का सपना और या स्पाउस केस में इकट्ठे जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अपनी पूरी प्रोफाइल, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सक्सेसफुली वीज़ा अपना ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हैं। थैंक यू।